कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की फसल के विभिन्न हानिकारक कीट एवं रोगों के नियंत्रण पर विशेष जानकारी भाग 3। दुधारू पशुओं में थनैला रोग के लक्षण, इससे होने वाली हानि और नियंत्रण पर उपाय। किसान अपने स्तर पर कलिकायन विधि से बेर के उन्नत किस्म के पौधे कैसे तैयार करें। धान की फसल में कीट एवं रोगों के प्रबंधन के क्रमवार श्रृंखला में कल आपने धान में लगने वाले कीट और रोगों की पहचान और इनसे होने वाली हानि के बारे में जाना। आज हम आपको इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य कीट और रोगों के बारे में जानकारी देंगे। अब आप धान की फसल में लगने वाले मुख्य कीट एवं रोग के बारे में जानेंगे। धान का हिस्पा कीट या राइस हिस्पा। प्रौढ़ कीट नीले काले रंग का होता है। इसके ऊपर कांटे होते हैं। इसकी मादा कीट पत्ती के ऊपरी भाग या फिर पत्तियों की हरितमा को खाते हुए अपनी लंबाई 5 मिलीमीटर तक बढ़ा लेती है और पत्तियां सूख जाती हैं, जिसके कारण पौधे की बढ़वार रुक जाती है। सूत्रकृमि नेमेटोड। यह 1 मिलीमीटर आकार से कम लंबाई वाला जीव है। यदि इस जीव का प्रकोप फसल पर हुआ तो तने से पत्तियां बाहर आने के बाद ऊपरी सिरे से नीचे तक पूरा चाबुक जैसा दिखाई पड़ता है। पत्ती का अग्र भाग सफेद हो जाता है। यह जीव कोमल पत्तियों और कल्लों से रस चूसता है, जिसके कारण पत्तियां हरे धारी के रूप में दिखाई देती हैं। अगर इसने जड़ पर आक्रमण किया तो फसल की बढ़वार रुक जाती है। कल्ले की संख्या कम हो जाती है। जड़ के ऊपर गांठ बन जाती है जो ऊंटी के आकार का दिखाई पड़ता है। उग्र अवस्था में दाने सूख जाते हैं। यह जीव बीज, मिट्टी तथा फसल पर आक्रमण कर पूरी फसल को नष्ट कर देता है। मिलीबग या दहिया कीट। इस कीट का प्रकोप ऊपरी जमीन तथा सूखे की स्थिति वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ जो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसका प्रकोप फसल में रेड़ते एवं गोब बनते समय होता है। ये धान के कल्लों के रस को चूसकर सुखा देते हैं तथा जिस पौधे पर इसका प्रकोप हो जाता है उस स्थान पर
चिपचिपा दही जैसा द्रव का स्राव देखने को मिलता है तथा इसके आक्रमण स्वरूप प्रकोपित फसल दबी हुई दिखती है। अभी आपने विभिन्न कीट एवं उससे होने वाले नुकसान को देखा और समझा। अब धान में लगने वाले रोगों के बारे में जानते हैं। धान में फफूंद, विषाणु, जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीव की वजह से रोगों का आक्रमण होता है। आइए देखते हैं रोग के लक्षण, इसके व्यवहार एवं नुकसान को। धान का झोंका रोग। बीज से संक्रमण होने वाला यह फफूंद जनित रोग पौधशाला से फसल कटाई तक कभी भी आक्रमण कर सकता है। पत्तियों पर गहरे पीली धारियां, किनारे से केंद्र में राख जैसी धूसर ऊंटी आकार का तकली या आंख या नाव जैसा धब्बा दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे यह धब्बे एक दूसरे से मिलकर बड़े धब्बे में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण पत्तियां जली हुई सी प्रतीत होती हैं। गांठ पर इस रोग का प्रकोप हुआ तो गांठ टूट जाते हैं। इस रोग का पुष्पन अवस्था में प्रकोप हुआ तो पुष्प बिना निकले हुए फूलों के गुच्छे के रूप में गिर जाते हैं। इसे गर्दन तबाही रोग भी कहा जाता है। रात्रि तापमान में ठंडा एवं वातावरण में आर्द्रता प्रतिशत ज्यादा होने पर इस रोग के आगमन की ज्यादा संभावना होती है। पिछात रोपाई वाले खेत में ब्लास रोग का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। भूरा धब्बा रोग। यह रोग पत्तियों पर, पत्ते पटलों और घास के कणों पर दिखाई देता है। पत्तियों पर इसके धब्बे अंडे की शक्ल के होते हैं और इसका रंग भूरे से गहरा भूरा होता है। कभी कभी इस बीमारी के घावों के इर्द गिर्द हल्का पीला भूरा मंडल देखा जा सकता है। घास के कण पर काले रंग के दिखाई देते हैं और बाद में यह कण पौधे की पूरी सतह पर गहरे भूरे बीजाणुओं की परत चढ़ जाती है। इस बीमारी के असर से बीज कुम्हला या मुरझा जाते हैं और उसका रंग गायब हो जाता है। जीवाणु झुलसा या अंगमारी रोग। यह रोग जीवाणु से होता है। पौधशाला अवस्था, कल्ले की अवस्था, बालियों में दुग्ध अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में रोग की वजह से पत्तियों के किनारे में पीले रंग का धब्बा बन जाता है और पत्तियां सिरे से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। यह लंबाई एवं चौड़ाई दोनों तरफ बढ़ते हैं। फलतः रोगी पौधे एवं रोगी पत्तियां सूख जाती हैं। यह रोग पर्ण, छद और तने में बढ़कर पूरे पौधे को सुखा देता है। दूसरी अवस्था म्लानी की है। इसमें पत्तियां लिपटकर तथा नीचे को मुड़कर पीली या भूरी हो जाती हैं। हवा, वर्षा, कुहासे में अत्यधिक मात्रा में नत्रजन के प्रयोग से यह रोग उग्र अवस्था में पहुंच जाता है। आवरण झुलसा रोग। यह रोग कल्ले निकलते समय प्रारंभ होकर गर्दन पूर्व पुष्पन तक ज्यादा प्रकोप करके धान की फसल को नष्ट करता है। तने की गांठ पर भूरे रंग से घिरा हुआ सफेद रंग का धब्बा सांप के ऊपर बने धब्बे जैसा होता है। इसके बाद यह धब्बा आपस में मिलकर पौधे को सुखा देता है। हवा में आर्द्रता, बदली मौसम में वर्षा होना, अत्यधिक मात्रा में नत्रजन का प्रयोग करना, मेड़ पर लगे वृक्ष के छाया से इस रोग को फैलाने के कारक होते हैं। फफूंद जनित बीज में कवक सरसों के आकार का होता है, जो धान कटाई के समय खेतों में गिरता है। ऐसा गिरा हुआ बीज कदवा में पानी की सतह पर रहकर रोपित पौधे के संपर्क में आकर वृद्धि करता है। इसका मतलब है पानी की सतह से छूता हुआ पौधा जल्दी रोग ग्रसित होता है।
आवरण गलन। यह बीमारी पत्तियों के अंदर से अनाज की बाली निकलने के बाद की अवस्था में पत्ती के सबसे ऊपरी हिस्से पर प्रकोप करती है। बूट लीफ के गांठ में काले या भूरे रंग का धब्बा बनकर गोब आंशिक रूप बाहर आना या अंदर रहकर सड़ने लगना इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके कारण बीज चपटा, बहुत कम भरे हुए दाने वाला पैदा होता है। कंडवा रोग। यह फफूंद जनित रोग धान में पुष्पण अवस्था में प्रकोप करता है। गोब बनने से पुष्पण के समय यह फफूंद जनित बीजाणु पुष्प के अंदर जाकर बीज को नहीं बनने देता है। उसके स्थान पर पीला रंग गोल गोल मखमली जैसी संरचना बना देता है। फफूंद जनित बीजाणु से भरा हुआ यह पीला रंग का गोल संरचना धीरे धीरे काले रंग का काजल जैसा बन जाता है। यह बीजाणु दूसरे दाने के संपर्क में आने के कारण दूसरे दाने की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। वर्षा के समय इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। राइस टुंगरू वायरस। इसको कुछ क्षेत्रों में लाल रोग या विषाणु रोग के नाम से जाना जाता है। हरा कीट इस रोग को फैलाने में मदद करता है। ये हरा कीट जैसिड कुल में आता है। ये वाहक कीट ग्रसित पौधे से और खरपतवार से रस चूसता है। विषाणु द्वारा स्वस्थ पौधे से रस चूसने के क्रम में विषाणु रोग को फैलाता है। रोग ग्रसित पौधे की वृद्धि रुक जाती है। यह रोग शुरुआती पत्तियों के किनारे से शुरू होकर हल्का हरा रंग, गेरुई रंग या पीला रंग में बदलता है। पौधे से गर्दन नहीं निकलते हैं। इस रोग की पहचान निर्धारित करने के लिए एक छोटा प्रयोग किया जा सकता है। एक शीशे के ग्लास में आयोडीन द्रव को आधा भर दें। इसके बाद 20 से 25 पत्तियां लेकर उसके अग्रभाग को काटें। काटे हुए भाग को द्रव में डाल दें। आधा घंटा रखने के बाद बाहर निकलकर द्रव से लगे हुए भाग को देखने पर नीले रंग में बदल जाए तो टुंगरू वायरस का प्रकोप हुआ है। देखा आपने धान के विभिन्न अवस्थाओं में लगने वाले रोग व कीट। इनका प्रकोप दिखते ही रासायनिक कीटनाशक की तरफ भागे नहीं, बल्कि शुरू से लेकर अंत तक समेकित नाशी जीव प्रबंधन अपनाएं तो इन रोग एवं कीट की हानि को काफी हद तक कम कर सकते हैं। दुधारू पशुओं की एक आम बीमारी जिसे हम थनैला के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में पशु का थन प्रभावित होता है। अगर समय से इसका इलाज नहीं किया गया तो थन हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। इसलिए आपको इस बीमारी के लक्षण और निदान के लिए सतर्क रहना पड़ेगा ताकि आपको भारी नुकसान न उठाना पड़े। तो आइए इस विषय पर तकनीकी जानकारी लेते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर रामजी गुप्ता से। आज आपको जानवरों में होने वाली एक बीमारी थनैला के बारे में बताने जा रहा हूं। किसान भाइयों, जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि थनैला जो थन की बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका जानवर के ऊपर शरीर पर तो कोई असर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये आपको आर्थिक दृष्टिकोण से हानि पहुंचाता है। आर्थिक दृष्टिकोण का मतलब यहाँ पर यह है कि जब आपके जानवर में थनैला रोग हो जाएगा तो ऐसे जानवर के लिए देखा गया है कि उसका दूध उत्पादन बिल्कुल कम हो जाता है और अगर एक थन मर गया थनैला की वजह से तो सिर्फ आप 3 थन से दूध पाएंगे और फिर जो थन थनैला की वजह से मृत प्राय हो गया है उससे आप कभी फिर दूध नहीं पाएंगे। किसान भाइयों, जहाँ तक इसके लक्षणों की हम बात करते हैं तो ये थनैला 2 तरह का होता है। एक क्लिनिकल होता है और एक सब क्लिनिकल, मतलब एक जो आपको जिसको कहते हैं चुप और एक जो है बहुत तीव्र अवस्था में दिखाई पड़ता है।
तो जो चुप वाला है ये आपको दुहाई के दौरान कभी भी आपको जानवरों में महसूस होगा, और इसको तभी आप महसूस कर पाओगे जब आप उस जानवर की अच्छे से दुहाई करते रहेंगे। किसान भाइयों, जैसे आप कभी कभी दूध लगाते लगाते देखते हैं कि कभी कभी थन में कुछ सूजन सी दिखाई पड़ती है या आयन में कड़ापन आ जाता है और बहुत जोर लगाने पर दूध निकलता है, और जब जोर लगा के दूध निकलता है तो जैसे कीच सी निकलती है, इस तरह से किचकिचा के दूध निकलता है और जानवर को थोड़ा सा कष्ट भी होता है। जब कभी ऐसी कष्ट संभावना दिखाई पड़े आपको, तो आप तुरंत जो है दूध को एक छन्नी पर जरूर निकाल लें, और अगर छिछड़े आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कि सब क्लिनिकल थनैले की शुरुआत आपके जानवर में हो चुकी है। किसान भाइयों, इसके अलावा जो क्लिनिकल फार्म में होता है या एक्यूट फार्म में जिसको तीव्र अवस्था वाला थनैला हम कहते हैं, वो थनैला आपको ब्याने के बाद दिखाई पड़ेगा। इसमें थनों में सूजन आ जाती है, थन एकदम लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं, और जब आप दुहने बैठते हैं तो थनों से दूध की जगह पर खून निकलता है। ये तीव्र अवस्था वाला है, और इसके लिए कई जो है टेस्ट आते हैं, जिसमें कैलिफोर्निया टेस्ट वगैरह भी आते हैं। ये डॉक्टर साहब से जब आप बात करेंगे तो वो थनैला का जो है पूरी तरह से परीक्षण करके संतुष्ट हो लेंगे। किसान भाइयों, जहाँ तक इसके कारण की जब हम बात करते हैं तो इसका जीवाणु भी इसका उत्तरदायी है, इसके अलावा इसके विषाणु जनित भी होता है, कुछ इसके जो है कवक होते हैं उनकी वजह से भी होता है। जहाँ तक इसका जो और चीज़ देखी गई है तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जब हम अपनी दुहाई दोषपूर्ण करते हैं। दोषपूर्ण दुहाई का मतलब यहाँ पर है कि ज़्यादातर आप किसान भाई अंगूठा बीच से दूध निकालते हैं, और बार बार जब अंगूठा आप थन पे लगाते हैं तो वहाँ पर थन में गांठ पड़ जाती है, और इस गांठ में जो है बराबर चोट लगती रहती है, और उसी गांठ में जीवाणु विकसित हो जाते हैं, और ये गांठ आगे बढ़ करके फिर दूध को निकलने में अवरोध उत्पन्न करता है। इसके अलावा किसान भाइयों, देखा यह गया है कि जब आप जानवर को कहीं गंदगी जगह पे बैठते हैं, बैठने का मतलब ये रहता है कि जैसे आप दुहाई करते हैं और दुहाई करने के बाद आप देखते होंगे कि जानवर वहीं पर घप से बैठ जाता है, रात भर वहीं गोबर करता है, पेशाब करता रहता है, और उसी पर जानवर जब बैठ जाता है तो आयन के बाहर से उसके थन का छिद्र खुला रह जाता है, और इस आयन के बाहर के जो छिद्र खुलने की वजह से जानवर के थन में जीवाणु प्रवेश कर जाता है, और ये जो जीवाणु प्रवेश करता है तो इसी वजह से थनैला होता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि जैसे आपने दूध निकालने के बाद घर में रखने चले गए और बछड़े को छोड़ दिया, चूंकि थनों में दूध बचता नहीं है, ऐसे में जो बछड़ा होता है या बछिया जो होती है वो थन को मुंह में डालती है और बराबर उसको चूसती रहती है, इसकी वजह से थन में कट आ जाती है, और जैसे ही दूध निकलने में रुकावट हुई थनैले की शुरुआत हो जाती है। किसान भाइयों, जहाँ तक इसके बचाव की बात हम करते हैं तो बचाव हम सबके हाथ में है, और हम सबके हाथ में इस तरह से है कि जब आप दुहाई करें तो दुहाई से पूर्व थनों की धुलाई अवश्य कर लें, और धुलाई के लिए आप या तो सबसे आसान तरीका ये है कि नीम की पत्ती का आप घोल बना लें, और दुहने के पूर्व तथा दुहने के पश्चात 1 मिनट के लिए आप थनों को उसमें डुबो दीजिए, उसके बाद आप निकाल लेंगे तो वो थनैला जो थन है वो जीवाणु रहित हो जाएगा। इसके अलावा जो दुहाई है वो अंगूठा बीच से न करके पूर्ण हस्त विधि से करें, जिसमें 4 हथेली के द्वारा जो है 4 उंगलियों से दबाते हैं और हथेली से इसका दूध निकालते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, दूध निकालने के पश्चात आप कोशिश ये करें कि जानवर आपका बैठे नहीं, इसके लिए आप थोड़ा सा दाना वगैरह डाल देंगे तो थोड़ी देर खड़ा रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि थन में जो दूध है वो दूध बह करके वहीं जम जाएगा और पुनः जीवाणु उसमें प्रवेश नहीं पाएगा। जहाँ तक अगर रोग दिखाई पड़ता है तो अभी होम्योपैथी की एक दवा बड़ी इफेक्टिव सी देखी गई है, टीटासूल नाम की आई है, और इसको आप उपयोग में ले सकते हैं। और ये जो दवाई होती है इसके आप रैपर में देख लीजिएगा तो इसमें 4 का रैपर आता है। ये तब है जब छिछड़े आ रहे हैं। अगर छिछड़े आने बंद नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जो है निकट के पशु चिकित्सालय से पशु चिकित्सक से संपर्क कर लें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। किसान अपने स्तर पर कलिकायन विधि से बेर के उन्नत किस्म के पौधे कैसे तैयार करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
बेर जिसे गरीब के सेब की उपमा दी गई है, जिसके बाग हमारे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, लेकिन देसी पौधे होने के कारण किसानों को अधिक उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो किसान भाई, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं देशी किस्म के पौधों को कलिकायन द्वारा उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने के बारे में, ताकि आपको कम समय में अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर ML मीणा से। देशी बेर पे कलिकायन के लिए सबसे पहले हम जो हमारे खेत पर या हमारे खेत के चारों तरफ मेड़ के पास में जो देसी बेर होते हैं उन पर हम कलिकायन कर सकते हैं। कलिकायन करने के लिए सबसे पहले हमें उस किस्म का करना चाहिए जिसकी मार्केट में आमदनी ज़्यादा मिले, जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो। इसके लिए हमारे काजरी बोर नाम से है गोला, सेव, इलायची, इन 3 किस्मों का हम चयन कर सकते हैं। आपके खेत के चारों तरफ या खेत में जो भी देसी बोर हैं उस पर आप खुद अपने तरीके से अपने खेत पर नए पौधा विकसित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उन्नत किस्म के गोला किस्म के बेर का कलिकायन लेकर सावधानी से उसकी छाल को कलिकायन सहित उतारते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आँख के नीचे उसका बेर की हार्ड परत नहीं होनी चाहिए। छाल के नीचे यदि बेर का छिलके के पास में उसका अंदर का तना आ रहा है तो उसको सावधानी से चाकू की सहायता से निकाल के अपने देसी बोर को पे करना चाहिए। देसी बोर पे करने से उसके इर्द गिर्द की सारी शाखाओं को हटा दें और सिंपल सिर्फ एक शाखा को रखना चाहिए। उस शाखा को चुनें जो स्वस्थ हो और सीधी हो। उस पर हल्का सा आई आकार का या टी आकार का एक चीरा लगा के उसकी छाल को थोड़ा सा खोल लो। खोलने के बाद जो हमने कलिकायन लिए सेव या गोला या इलायची बेर की, उसको धीरे से उस पर चिपका देते। चिपकाते समय ये ध्यान रहे छाल के अंदर उस आँख का चिपकना ज़रूरी है। जो तने का हार्ड पार्ट है उस पर वो चिपक जाए, उसके लिए ऊपर से आराम से धीरे धीरे थैली या प्लास्टिक कोई भी आप उससे उसको चारों तरफ से बांध देना चाहिए। बांधने के बाद इसमें 7 दिन में फुटान चालू हो जाता है और 15 दिन में पूर्ण विकसित कलिकायन निकल जाती है और 1 साल में ये पौधा फल देने लग जाता है, जिसमें अच्छी किस्म का और अच्छा मीठा गुण वाला बेर उत्पन्न किया जा सकता है। जो कलिकायन है इसको हम आँख निकालने तो उसके तुरंत बाद उसको देसी बेर पे लगा देना चाहिए। 4 से 5 घंटे में ये ख़राब नहीं होगी। कलिकायन लेकर जिस डाली को लेते हैं उसके पीछे जहाँ से कट हो उस पे गीला कपड़ा बांध कर ले जाएं तो 6 से 7 घंटे तक हम इसको बचा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा 7 से 8 घंटे के बाद इसका फिर लगना मुश्किल हो जाता है। इसलिए 5 से 6 घंटे में इसको लगा देना चाहिए। तो अवांछनीय पौधे हैं जो आपके वो झाड़ और बेर हैं वो काम नहीं आ रहे, उन पे हम उन्नत किस्म की कलिकायन करके उस पौधों को अच्छा विकसित करके उन्नत किस्म का बनाया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बजवा मैनपुरी के सोमेंद्र नाथ ने। आपने जैविक कीटनाशी बनाने की तकनीक पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैविक खेती का जो नई तकनीक आई है, पशु मूत्र का उपयोग कैसे करें ताकि पशु मूत्र के उपयोग से कीटनाशक, बीमारी नाशक और पोषक तत्व ये सारी चीज़ें किसान को मिल जाए तो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाएं जो काम में ले रहा उस सब से छुटकारा मिल सकता है। पशु मूत्र का अर्थ यह है कि जो भी 4 पैर वाला पशु है, इसमें कोई किसान ये शंका नहीं रखेगा कि भाई पशु मूत्र का मतलब गिर नस्ल की या देसी गाय होनी चाहिए, ऐसा नहीं। 8-10 चीज़ें जो मिश्रण करके अगर 10 से 15 दिन के अंदर सड़ा दें ऐसे प्लास्टिक के ड्रम में, तो उसके बाद छान करके जो दवाई बनेगी वो कीटनाशक, बीमारी नाशक और खुराक तीनों का काम करेगी। इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे 10 लीटर पशु मूत्र है, 10 लीटर पशु मूत्र के अंदर 2 किलो ताज़ा गोबर
और 2 किलो नीम के पत्ते, नीम के जो जिस पे पत्ता लगा हुआ होता है डंठल सहित, वो 2 किलो नीम के पत्ते डालने हैं। आधा किलो आंकड़ा, जो सफ़ेद आंकड़ा हो चाहे देसी कोई सा भी आंकड़ा हो, आंकड़े के पत्ते, हरे पत्ते डाल के रहते हैं। आधा किलो एक काला आंकड़ा बोलते हैं जिसको आपको नसरगंडी कहते हैं उसको, ये काला आंकड़ा सब जगह नालियों के किनारे वगैरह सब जगह मिल जाता है। इसको गाय भैंस बकरी वगैरह कोई नहीं खाते हैं। और आधा किलो एक जरमरी करके सभी जगह, ये भी सभी जगह मिल जाती है, जिसके छोटे छोटे कांटे होते हैं और पीले कलर के फूल होते हैं। इसको भी कोई गाय भैंस बकरी खा जाता है तो मर जाता है। तो अनावश्यक रूप में नुकसानदायक भी है, वो चीज़ें इसमें काम में आ सकती है। इसके साथ 250 ग्राम लहसुन, जो गांठे सहित उसको थोड़ा पत्थर से फोड़ करके उस लहसुन की गुड़ी फूट जानी चाहिए। पाव भर गुड़, देसी गुड़ हो चाहे बेली का जो ठोस गुड़ हो वो डाल देते हैं। और 100 ग्राम धतूरे के डोडे, धतूरा आता है उसके डोडे रहते हैं, हरे डोडे, उनको भी कूट के इसमें डाल दें। इसके साथ में 50 ग्राम तंबाकू, जो भी तंबाकू के पत्ते हैं वो तंबाकू के पत्ते डालते हैं। और 10 से 20 ग्राम मिर्ची, आकी मिर्ची को थोड़ा कूट लें, कूट करके इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को 15 से 20 दिन तक प्लास्टिक के ड्रम में गड़ाएं या मटके के अंदर सड़ाएं। स्टील का या तांबे का कोई पात्र है उसमें नहीं गड़ाएं, क्योंकि पशु मूत्र के अंदर एसिड होता है, अगर उसमें गड़ा दिया तो उसमें छेद पड़ जाएंगे। इसलिए प्लास्टिक का पात्र कोई भी, बाल्टी है, टब है, ये ड्रम है या मटका है, इसमें किसी से भी 15 से 20 दिन तक सड़ाने के बाद में रोज़ इसको सुबह शाम लकड़ी से हिलाना है। सुबह शाम हिला करके ये ढक्कन वगैरह जो भी है उससे ढक दें। ढकने का अर्थ ये है कि कोई बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके अंदर हाथ नहीं डालें। ये चिंता नहीं करें कि एयर टाइट होना चाहिए, एयर टाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाल्टी है तो उसके ऊपर कपड़ा बांध दें, या कोई टब है तो पत्थर रख दें, या कोई ढक्कन ढक दें, ताकि बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। और सुबह शाम रोज़ इसको हिलाते रहें, वापस ढक दें। छाया के अंदर जो इसको रखें। 15 से 20 दिन के बाद में इसको छान करके बगदा निकलता है, उसको आपकी जो भी रोड़ी है डाल लें, वर्मी कंपोस्ट है तैयार करें तो उसमें डाल दें। और इसके तरल पदार्थ को वापस जरी कैन में भरना है। जरी कैन में भरने के बाद इसका प्रयोग करना अब फसल के ऊपर प्रयोग करते समय एक टंकी, जैसे 15 से 16 लीटर की टंकी आती है, अपन दवाई छिड़कने वाली टंकी होती है, उसके अंदर केवल 2 लीटर डालना। 2 लीटर ये डाल दिया और बाकी बचा जो पानी से भर दिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण भाग 4। हल्दी की अच्छी उपज के लिए फसल में प्रबंधन कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।